प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आपात दुरुपयोग और समाधान, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपसे विस्तार से चर्चा कर चुका हूं कि राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर लगाया जाता है, संसद से उसका अनुमोदन कैसे होता है और उसके प्रभाव क्या होते हैं। तो आज विस्तार से हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आपात कब कब लगाया गया और कब इसका दुरुपयोग हुआ और उस दुरुपयोग को रोकने के लिए समाधान क्या किए गए। तो आज विस्तार से इस विषय वस्तु पर हमारी चर्चा होने वाली है और ध्यान दीजिएगा, इस पर यूपीएससी का प्रश्न भी है और प्रश्न ये है कि आपात उपबंध का हमेशा ही दुरुपयोग नहीं हुआ है। यानी जो इमरजेंसी प्रोविजन है, अब यहां दो चीजें हैं, ध्यान से आप समझना। अगर यूपीएससी वर्ड यूज ये कर रही है आपात उपबंधों का या आपात उपबंध, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है आपको प्रश्न को क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपसे मिस हुआ तो आप विषय वस्तु को जानते हैं, प्रश्न का उत्तर भी आप लिखने में समर्थ हैं, इसके बावजूद भी प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो जाएगा। कैसे, जरा समझिए। अगर यह है कि आपात उपबंधों का हमेशा ही दुरुपयोग नहीं हुआ है, चर्चा करें। अगर इस तरह से प्रश्न है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपात उपबंधों, तो आपात उपबंधों की अगर आप बात करेंगे तो भाग 18 का जो शीर्षक है संविधान का वो आपात उपबंधों, और आपात उपबंधों में कौन कौन आएगा आपका, यानी 352 भी आ रहा है, 356 भी आ रहा है और 360 आ रहा है। यानी राष्ट्रीय आपात भी आ रहा है, राइट नाउ स्टेट लेवल पर जो संवैधान तंत्र की विफलता संबंधी जो व्यवस्था है वो भी आ रही है, और आपका वित्तीय आपात आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब केवल वर्ड यूज ये हो रहा है कि आपात उपबंध का हमेशा ही दुरुपयोग नहीं हुआ है, तो ध्यान से आप समझिएगा, इस वाले मैटर में सिर्फ और सिर्फ आप किसको, आर्टिकल 352 को लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भाग 18 में क्या लिखा हुआ है, जो शीर्षक है वो आपात उपबंधों, ठीक है। तो आपात उपबंधों में कौन कौन आ जाएगा, 352, 356 और 360। लेकिन अब आइए जरा इन आर्टिकल्स के जो हेडलाइन है, जरा शीर्षक, तो इसके लिए आपात उपबंध वर्ड यूज किया है, आपात उपबंध, और इसके लिए राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, और इसके लिए लिखा हुआ है वित्तीय आपात। क्या लिखा हुआ है, वित्तीय आपात। तो 356 के लिए आपात शब्द का प्रयोग मूलतः कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया है, जबकि हम इसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और एग्जैक्टली इमरजेंसी प्रोविजन है भी ये, लेकिन इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया इसके लिए, और इसके लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी वर्ड यूज किया है, और इसके लिए केवल इमरजेंसी वर्ड यूज किया है। तो जब प्रश्न में लिखा है कि आपात उपबंधों, तो इसका मतलब आपको तीनों पर विचार करना है, और जब केवल ये लिखा है कि आपात उपबंध, तो इसका मतलब है कि केवल आर्टिकल 352 की बात हो रही है, और जब यह लिखा हुआ है कि वित्तीय आपात, इसका मतलब 360 पर आपको विचार करना है। तो यह भेद आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही है हमारी 352 को लेकर के, कि भाई राष्ट्रीय आपात की जो बात हो रही है वो इससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय आपात। अब देखिए, आपात उपबंध का उपबंध का
हमेशा ही दुरुपयोग नहीं हुआ है। दुरुपयोग नहीं हुआ है। यह स्टेटमेंट आपके सामने है, तो जरा आइए विचार करते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में जो आपात के उद्घोषणा की बात की गई है, आपात की उद्घोषणा, तो इसके कितने हैं? 3 आधार हैं। एक है आपका युद्ध, दूसरा है आपका बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। लेकिन इससे पहले क्या था? यहां पर आंतरिक गड़बड़ी था। जिसे 44 में अमेंडमेंट से हटा करके सशस्त्र विद्रोह अंतः स्थापित किया। तो देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम बाह्य आपात। अगर आप आपात की उद्घोषणा युद्ध के आधार पर कर रहे हैं या आप आपात की उद्घोषणा बाह्य आक्रमण के आधार पर कर रहे हैं, तो यह बाह्य आपात कहलाएगा। और यदि आप आंतरिक गड़बड़ी जो अब नहीं है, 44 में अमेंडमेंट के बाद अब क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह। यानी अगर इस आधार पर आप करें आपात की उद्घोषणा करेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? आंतरिक आपात, इंटरनल इमरजेंसी। अब जरा आइए, पहली बार, यानी अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है। कितने? 3 बार। तो पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो की गई थी या राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, वो किस आधार पर लगाया गया था? बाह्य आक्रमण के आधार पर। और यह बाह्य आक्रमण किसका था? 1962 में किसके द्वारा? चीन के द्वारा। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, यानी वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश है उसे उस समय नेफा कहा जाता था, राइट? तो वहां जब चीन ने अतिक्रमण किया, आक्रमण किया, तो उस समय 1962 में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, आपात की उद्घोषणा की गई थी। किसके आधार पर? बाह्य आक्रमण के आधार पर। और इस दौरान कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था, कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। ध्यान से आप समझिएगा, मूल प्रावधान यह था कि अगर एक बार संसद साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को अनुमोदन कर देगी, तो जब तक राष्ट्रपति उसे वापस लेने की उद्घोषणा नहीं करेंगे तब तक वो प्रभाव में रहेगी। तो संसद से अनुमोदन हो गया था, ठीक है, राष्ट्रीय आपात प्रभाव में था बाह्य आक्रमण के आधार पर। लेकिन सरकार ने इस दौर में, केंद्र सरकार ने किसी तरह का इसका दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन इसी बीच 1965 में फिर आपका भारत पाक युद्ध हुआ। क्या? भारत पाक युद्ध। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भारत पाक युद्ध के समय नेशनल इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि 1962 में जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी वो प्रभाव में थी, यानी अभी उसको वापस नहीं लिया गया था। तो यानी ध्यान से आप समझिएगा कि अक्टूबर 1962 से लेकर के और जनवरी 1968 तक
ये प्रभाव में रही। किसके आधार पर? बाह्य आक्रमण के आधार पर। लगाई कब गई थी ये नेशनल इमरजेंसी? भारत चीन युद्ध के समय, और इसमें भारत पाक युद्ध भी शामिल है 1965 का, जिसके लिए अलग से कोई उद्घोषणा नहीं की गई थी। ये उद्घोषणा पहले से ही प्रभाव में थी, और इस पहली उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रीय आपात का केंद्र सरकार ने कोई दुरुपयोग नहीं किया। अब आइए, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा दिसंबर 1971 में की गई, और यह कब? यानी भारत पाक युद्ध के समय। और यह भी बाह्य आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर। अब देखिए, यह उद्घोषणा जब संसद से पारित हो गई तो अभी 6 महीने का प्रावधान नहीं था, यह ध्यान रखिएगा। यानी एक बार अगर संसद से पारित हो गई तो फिर यह तब तक प्रभाव में रहती थी जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस लेने की उद्घोषणा न करे। तो यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर नेशनल इमरजेंसी आपकी जारी थी, और इस नेशनल इमरजेंसी में ध्यान से आप समझिएगा, हमारा बहुत बड़ा रोल था राइट नाउ बांग्लादेश को बनवाने में, बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में राइट नाउ, और एक नया देश आपका अस्तित्व में आया राइट। अब देखिए, इस दौरान भारत के जो आंतरिक हालात थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी के, आप देखेंगे बड़े मुश्किल भरा समय भी था उनका ये, लेकिन वो बड़ी शक्तिशाली अवस्था में थी। अब जरा आंतरिक स्थिति में आ जाइए, यानी कि तीसरी बार, ध्यान से आप समझिएगा, तीसरी बार, पहले इसको समझ लीजिए, तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 25 जून 1975 को की गई। और ध्यान दीजिएगा, यह आपात में ही आपात की उद्घोषणा की गई थी, यानी पहले से यह आपात चला आ रहा था बाह्य आक्रमण के आधार पर, लेकिन 25 जून 1975 को आधार बदल दिया, आधार बदला गया, और आधार क्या कर दिया? आंतरिक गड़बड़ी। यानी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपात लगाया गया। और अब जरा इसकी डेट को कंफर्म कर लीजिए, यानी कि दिसंबर 1971 से आरंभ हुआ। किसके आधार पर? बाह्य आक्रमण के आधार पर, और यह अभी जारी थी, ठीक। लेकिन इसी बीच पच्चीस जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, किस पर? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। और ये दोनों ही उद्घोषणा कब तक रही? यानी दूसरी भी उद्घोषणा जारी थी और तीसरी भी उद्घोषणा जारी थी, और ये कब तक? आपके मार्च 1977 तक। पॉइंट की क्लैरिटी है? यानी 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई। पहली बार अक्टूबर 1962 से लेकर के जनवरी 1968 तक, दूसरी बार दिसंबर 1971 बाह्य आक्रमण के आधार पर, जो कि मार्च 1977 तक जारी रही, और इसी बीच तीसरी बार 25 जून 1975 को, जो कि मार्च 1977 तक जारी रही। यह किसके आधार पर? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। जो ये आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई थी,
इस समय भारी दुरुपयोग हुआ। अब आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया कि आपात उपबंध का हमेशा ही दुरुपयोग नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं, अगर 352 की बात आ रही है, अगर वर्ड ये यूज होगा कि आपात उपबंधों का, तो यानी इसका मतलब 352 भी उसके दायरे में आएगा। 352 तो है ही, 356 भी आएगा और 360 भी आएगा। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है? आपात उपबंध, यानी इमरजेंसी प्रोविजन, प्रोविजंस नहीं, इमरजेंसी प्रोविजन। जब इमरजेंसी प्रोविजन की बात हो रही है तो 2 बार इसका दुरुपयोग नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार इसका दुरुपयोग हुआ। अब यह तीसरी बार दुरुपयोग हुआ तो क्यों हुआ, जरा इस पर विचार करना है हमें, और फिर इसके लिए समाधान क्या है, क्या किया गया, उस पर विचार करना है। तो आइए अब जरा उन परिस्थितियों पर विचार करना है हमें कि आखिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी जारी थी बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो इमरजेंसी में पुनः इमरजेंसी की उद्घोषणा क्यों की आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। तो 1971 में जब मध्यावधि चुनाव हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीतकर आई थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ा, और ये चुनाव में इनके जो प्रतिपक्षी थे वो कौन थे? आपके राजनारायण। बहुत बड़े नेता थे ये, समाजवादी नेता थे, राइट। और इनके बारे में ये कहा जाता है, इन्हें लोक बंधु के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और इन्हें जाइंट किलर भी कहा जाता है। ये 2 उपनाम भी हैं राजनारायण जी के। 1917 में पैदा हुए थे बनारस में, बहुत साधन संपन्न परिवार था इनका, और BHU से इन्होंने MA किया था और वकालत की थी। गांधी जी के आंदोलनों में ये शामिल रहे थे। लेकिन एक रोचक बात है इनके बारे में, और वो रोचक बात ये है कि ये ब्रिटिश शासनकाल में उतने जेल नहीं गए जितने कि ये स्वतंत्र भारत में जेल गए आंदोलनों की वजह से। और इन्होंने गरीब, असहाय, पिछड़े, वंचित लोगों के लिए बड़ा संघर्ष किया इन्होंने। और ये श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े धुर विरोधी हुआ करते थे, क्योंकि समाजवादी थे ये, राइट। इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, राइट। और राम मनोहर लोहिया को ये क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे। तो ये कहा जाता है कि राम मनोहर लोहिया एक तरह से राम जैसी स्थिति थी और राजनारायण जी की स्थिति हनुमान जैसी थी। तो राजनारायण ने श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध क्या किया था? रायबरेली से इलेक्शन लड़ा, और राजनारायण जी को यह स्पष्ट था कि वो चुनाव जीतेंगे। और हुआ ये कि चुनाव घोषित, यानी चुनाव की जो काउंटिंग है, और काउंटिंग होने के बाद जब डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन जीत रहा है, तो ये इतने विश्वास में थे कि काउंटिंग होने से पहले ही, यानी चुनाव की उद्घोषणा, यानी चुनाव में जीत की उद्घोषणा होने से पहले ही इन्होंने रैली निकाल दी अपनी जीत की, कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध जीत गए हैं। इतना इनका पक्का भरोसा था। इनको ये पता था कि इनका बहुत बड़ा जनाधार है। लेकिन हुआ ये कि श्रीमती इंदिरा गांधी 1 लाख वोट से जीत गई। कितने से? कोई मामूली वोट नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी कितने वोट से जीती? 1 लाख वोट से पराजित कर दिया राजनारायण को। अब राजनारायण इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब आप सोचिए जरा कि जिन्हें यह था कि उनकी जीत पक्की है, राइट, और काउंटिंग होने से पहले ही उन्होंने ये मान लिया कि हम जीत गए और रैली भी निकाल ली, और फिर वो 1 लाख वोटों से पराजित हों, मतलब 2-4 हजार वोटों से पराजित हों, 10-20 हजार वोटों से पराजित हों, राइट ना। सांसद के इलेक्शन में तो
ऐसी स्थिति में बात समझ में आती है, जो इतने कॉन्फिडेंस में थे और वो 1 लाख वोटों से पराजित हुए, तो ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने, ध्यान से आप समझना, आरपी एक्ट 1951 के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने क्या की, चुनाव को चुनौती दी, चुनाव को चुनौती। भाई इनका मानना था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता है, यह भ्रष्टाचार के दम पर जीता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीता है। और इन्होंने एलिगेशन लगाए। शांति भूषण जी इनके क्या थे, वकील थे, किनके, राजनारायण जी के। अब ध्यान से आप समझिएगा, हाई कोर्ट में यह मामला चला गया और इन्होंने बहुत सारी उसमें एलिगेशन लगाए थे, लेकिन उन सभी एलिगेशंस में से केवल 2 एलिगेशन से हाई कोर्ट सहमत हो गया। हाई कोर्ट 2 आरोपों से सहमत हो गया। 2 आरोप कौन से थे, यानी आरोप तो बहुत सारे थे उसमें कि भाई इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, लाउड स्पीकर का उपयोग किया है इन्होंने, राइट नाउ इन्होंने एसपी का उपयोग किया है, डीएम का उपयोग किया है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनके पद का दुरुपयोग किया है। बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे। इन सभी एलिगेशन में प्रूव हुए थे 2 एलिगेशन, यानी 2 आरोप जो थे उनसे हाई कोर्ट सहमत हो गया, यानी वो प्रूव हो गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि हां इन्होंने भ्रष्टाचार करके चुनाव जीता है। वो 2 आरोप कौन से थे? पहला आरोप तो ये था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो वहां पर रैलियां की थी, तो उसमें क्या हुआ था कि सरकारी खर्चे पर लाउड स्पीकरों का उपयोग किया गया था, राइट, बैरिकेड वगैरह लगाए गए थे। तो भाई जब आप चुनाव जीत रहे, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बात आरपी एक्ट 1951 की धारा 123 के क्लॉज 7 के तहत क्या है, ये गलत है और इस आधार पर आपके चुनाव को रद्द घोषित किया जा सकता है, राइट। तो पहला क्या था कि आपने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया किसके मामले में? लाउड स्पीकर इत्यादि के मामले में। अरे भाई ये भी कह रहे थे कि भाई आपने सेना के हेलीकॉप्टर का यूज किया है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का यूज किया है, राइट, आपने बहुत सारा दुरुपयोग किया है सरकारी मशीनरी का, राइट। इसी आधार पर इन्होंने चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट इस बात से सहमत हो गया और यह प्रूव भी हो गया था वहां पर कि हाँ भाई आपने इस तरह की चीजें यहां पर यूज की हैं। ये कोर्ट सहमत हो गया इस बात से। दूसरा क्या था? दूसरा था कि उस समय, आज तो हम पीएमओ कहते हैं, लेकिन उस समय पीएमओ नहीं कहते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं कहते थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट कहते थे उस समय। तो प्रधानमंत्री सचिवालय में एक सचिव हुआ करते थे, यशपाल जी, यशपाल कपूर, प्रधानमंत्री सचिव। और ये बड़े भरोसेमंद व्यक्ति थे श्रीमती इंदिरा गांधी के। अब ये यशपाल कपूर से क्या गड़बड़ी हुई, या श्रीमती इंदिरा गांधी से क्या गड़बड़ी हुई, जरा इसको आप समझिए कि यशपाल कपूर जो है वो आपके 9 जनवरी को मुंशीगंज है आपका, मुंशीगंज में इन्होंने चुनावी भाषण किया।
और अभी ये क्या थे, प्रधानमंत्री पद के सचिव पर, यानी प्रधानमंत्री सचिव थे। कहां, यानी प्रधानमंत्री सचिवालय में ये सचिव के पद पर नियुक्त थे। और यशपाल कपूर को श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना क्या बनाया था, यानी चुनाव को मैनेज करने के लिए, यानी इनको चुनावी एजेंट बना दिया था। किसको, यशपाल कपूर को। और चूंकि वो दौर ऐसा था जब श्रीमती इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे डी.के. बरुआ, और उन्होंने क्या नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है, यह नारा दिया था। तो यशपाल कपूर को भी, लेकिन यह तो पता था कि पद पर रहते हुए यह काम नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्होंने 13, ध्यान से आप समझना, 13 जनवरी 1971 को अपना त्यागपत्र दे दिया, जो कि एक्सेप्ट हुआ 14 जनवरी को। ध्यान से समझना। लेकिन ये 9 जनवरी को कहां क्या कर रहे थे, आपके मुंशीगंज में जाकर के चुनावी भाषण दिया, और फिर 17 जनवरी को जाकर के भाषण दे दिया वहीं। अब ध्यान से आप समझना, इसी बात को राजनारायण की ओर से उनके वकील शांति भूषण ने उठाया कि भाई यशपाल कपूर जो कि एक गजटेड अधिकारी है, वो चुनावी भाषण कर रहा है, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। यद्यपि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो ठीक है, त्यागपत्र दे दिया तो त्यागपत्र देने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन 9 जनवरी को जब वो भाषण दे रहे थे उस समय तो वो अपने पद पर थे, यानी त्यागपत्र देने से पहले से ही वो किसके लिए काम करना शुरू कर दिए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिए थे, चुनावी प्रभारी के रूप में। किसके रूप में, चुनावी प्रभारी के रूप में। कोर्ट इस बात से सहमत हो गया, और कोर्ट सहमत हुआ तो कोर्ट ने निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरपी एक्ट 1951 की धारा 123(7) के तहत ये क्या है आपका, ये जो कृत्य है जो प्रतिबंधित किया गया था उसके तहत आप दोषी हैं, यानी उसका उल्लंघन है, और परिणाम क्या हुआ, जब यह बोल दिया कि आपने रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है, राइट, उसका धारा 123(7) का ये उल्लंघन है, तो जाहिर सी बात है कि आपका चुनाव रद्द घोषित किया जाता है। ध्यान से समझना, चुनाव रद्द घोषित किया जाता है। और यह जो फैसला आता है राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, और इसका नाम है आपका राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश, 1975 हाई कोर्ट का जजमेंट है ये, राइट, और ये है आपका 12 जून का। 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी का 1971 में जो रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, उस चुनाव को इन्होंने क्या कर दिया, रद्द घोषित कर दिया। और रद्द घोषित करने के साथ यह बोल दिया कि आप 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकती। कितने, 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते आप, यह भी बोल दिया इनको। अब ये तो, लेकिन एक राहत दे दी थी इन्होंने। राहत क्या दी थी हाईकोर्ट ने, कि ठीक है, आप 3 सप्ताह तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहिए, और इन 3 सप्ताह के अंदर कांग्रेस क्या करे, अपना कोई दूसरा प्रधानमंत्री का निर्णय ले ले कि प्रधानमंत्री
कौन बनेगा, क्योंकि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और आप देख रहे हैं कि 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को 350 से अधिक सीटें मिली थी। तो ये कोई साधारण बात नहीं थी, असाधारण बहुमत था श्रीमती इंदिरा गांधी का। तो यानी 3 सप्ताह का समय दिया इनको। अब ये 3 सप्ताह के समय का मतलब आपको समझ रहे हैं, यानी 21 दिन का समय मिल गया श्रीमती इंदिरा गांधी को। यानी 12 जून को ये क्या हुआ, आपका हाई कोर्ट का फैसला आया। अब देखिए, चलिए उनके चुनाव को रद्द घोषित कर दिया तो कोई बात नहीं थी कि भाई चुनाव रद्द घोषित हो गया, लेकिन हुआ क्या कि 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात ये हो गई कि अगर मान लीजिए लोकसभा का चुनाव आप नहीं, ठीक है, रद्द हो गया, तो अभी क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी के पास एक विकल्प ये भी था उस समय, अगर ये प्रतिबंध नहीं होता और केवल चुनाव को ही रद्द घोषित किया जाता तो वो राज्यसभा से चुनाव लड़ करके राज्यसभा की सांसद बनकर के प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती थी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के तो पूरी तरह से प्रतिबंध ही लग गया कि भाई न तो अब लोकसभा की सांसद हो सकती हैं और ना ही वो राज्यसभा की सांसद हो सकती हैं। और पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ थी। डी.के. बरुआ जैसे उनके क्या थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, जो ये कहते थे कि इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। अब ध्यान से आप समझिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी इस पर विचार विमर्श करने लगी। 3 सप्ताह का समय है कि भाई क्या किया जाए प्रधानमंत्री आवास पर। तो डी.के. बरुआ इन्हें परामर्श दे रहे थे कि आप जो है प्रधानमंत्री पद को छोड़ दीजिए और पार्टी में आप रहिए, पार्टी की कमान आप संभालिए और मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो भाई जैसे आप देख रहे हैं यशपाल कपूर उनके विश्वसनीय थे, तो डी.के. बरुआ भी तो इसी तरह के व्यक्ति थे, राइट। और आप देख रहे हैं कि जब इस तरह के व्यक्ति होते हैं तो मौके की तलाश में होते हैं। तो डी.के. बरुआ ने बोल दिया कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन जब ये बातचीत चल रही थी तो इसी समय इनके बेटे जो है संजय गांधी आते हैं और अपनी माँ से एकांत में बात करते हैं और दोनों माँ बेटे के बीच में बातचीत होती है और उस बातचीत का निर्णय ये निकल करके आता है कि नहीं, राइट, अगर किसी और को हमने प्रधानमंत्री बना दिया तो फिर वो प्रधानमंत्री पद छोड़ेगा, राइट, जो हमने इतनी मेहनत की है किस लिए की है। तो निचोड़ ये निकल करके आया कि प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे और अभी हमारे पास समय है। उन्होंने इस निर्णय को कहां चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान से आप समझना, यानी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। और जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, क्योंकि अभी उनके पास समय था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को शर्त के साथ, किसके साथ, शर्त के साथ हाई कोर्ट के ऑर्डर को, के आदेश को स्टे कर दिया, यानी आदेश पर रोक लगा दी। अब देखिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि भाई उस समय सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी चल रही थी, राइट, जून का महीना था, छुट्टियों का महीना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक अंतिम आदेश नहीं आता है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तब तक आप पीएम बनी रहिए, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम बनी रहें, पहली बात। लेकिन संसद में मतदान नहीं कर सकती। जब फैसला आएगा तो वो फैसला अलग है, लेकिन अभी हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको स्टे किया जाता है और स्टे करके श्रीमती इंदिरा गांधी को पाबंद कर दिया गया कि आप सदन में जाकर के मतदान नहीं कर सकती और आप प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। कब तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील पर सुनवाई करके अंतिम फैसला न दे दें।
अब श्रीमती गांधी को फिर समय मिल गया। और ध्यान से आप समझिएगा, इधर तो ये हाई कोर्ट वाला मामला चल रहा था। अब जरा आइए इसके बाद वाले मैटर पर। इस बीच जो घटना चक्र है वो किस तरह से मोड़ ले रहा है कि इसी समय जेपी आंदोलन, खूब आपने सुना होगा इनके बारे में, जयप्रकाश नारायण, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। किसका? संपूर्ण क्रांति का, यानी पूरी तरह से सत्ता से बेदखल करना। और इन्होंने 24, ध्यान से आप समझना, इन्होंने 24-25 जून को एक बहुत बड़ी रैली का क्या किया था? आयोजन किया था। और श्रीमती इंदिरा गांधी को यह समझ में आ गया, जयप्रकाश नारायण को जिस प्रकार से छात्र का जो समर्थन मिल रहा था, राइट, युवाओं का जिस तरह समर्थन मिल रहा था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि सेना तख्त पलट दे। भाई अपने जो पाकिस्तान में होता रहा है कहीं वो हिंदुस्तान में ना हो जाए। और ध्यान से आप समझिएगा, इस सब घटना चक्र के परिणाम स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 25 जून 1975 को उन्होंने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, किस पर? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपात की उद्घोषणा कर दी। अब यहां पर थोड़ा सा रोचक बात आप समझिए, क्या है कि भाई मंत्रिमंडल में फैसला लेकर के आपको राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करानी थी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन साहब से, जो समय राष्ट्रपति थे, उनसे बोल दिया कि आप इसको नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल से तो विचार विमर्श कर लेते, कि नहीं कोई बात नहीं, मंत्रिमंडल से हम विचार विमर्श कर लेंगे, उनसे अप्रूवल ले लेंगे, डोंट वरी, आप डिक्लेयर कीजिए। और राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। और ध्यान रहे कि पहले से आपात चला आ रहा था, किस आधार पर? आपके किसके आधार पर? यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो आपात में आपात की उद्घोषणा की गई, आंतरिक गड़बड़ी। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपात की उद्घोषणा की गई तो मूलाधिकारों को निलंबित किया गया, और जितने भी महत्वपूर्ण लीडर थे, इनको सबको उठा करके उन्होंने क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। राइट? निचोड़ आप ये समझिए कि इस दौर में भारतीयों को वो अनुभूति हुई थी जो कि ब्रिटिश शासनकाल में जो भारतीयों को अनुभूति थी। यानी ब्रिटिश सरकार जिस तरह से दमनकारी कदम उठा रही थी, ठीक उसी प्रकार से केंद्र सरकार का दमनकारी जो है कार्रवाइयां इस दौर में हुई, और ये एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। समय समय पर कांग्रेस को आज भी घेरा जाता है कि आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आपने 1975 में क्या किया था, राइट? तो उनका भी घेराव किया जाता है, जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं, राइट? तो ये सारी बातें थी। तो इस समय इसका व्यापक दुरुपयोग हुआ। अब ध्यान से आप समझिएगा। अब जरा आ जाइए, ये तो हुई दुरुपयोग वाली बात। अब ये दुरुपयोग संभव हुआ कैसे? यानी इसका मतलब संविधान में ऐसे ग्राउंड रहे होंगे तभी तो दुरुपयोग हुआ। अगर संविधान में ऐसे ग्राउंड नहीं होते तो दुरुपयोग कैसे संभव होता? तो यानी दुरुपयोग करने में आप समर्थ कैसे हुए? इसका मतलब यह हुआ कि उपयोग करना आसान था। क्या था? उपयोग करना आसान था। ध्यान से समझने की बात है आपको। यानी दुरुपयोग संभव कैसे हुआ? तो आइए
अब ये वो तो मैंने एक कहानी के रूप में आपको इसलिए बताया है, वो आपसे एग्जाम हॉल में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम की विषय वस्तु अब ये है कि दुरुपयोग हुआ तीसरी बार, यानी पहले 2 आपात जो लगाए गए थे उनमें दुरुपयोग नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार में दुरुपयोग हुआ, और वो किसके आधार पर? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। अब जरा समझिए दुरुपयोग कैसे संभव हुआ ये। तो देखिए, पहली बात तो ये थी दुरुपयोग होने की कि भाई आंतरिक गड़बड़ी आधार था, और ये आधार कैसा है? अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी। यानी आप आंतरिक गड़बड़ी की मनमानी व्याख्या कर सकते हैं। भाई ये कोई पारदर्शी आधार तो है नहीं, इंटरनल डिस्टरबेंस है, तो इंटरनल डिस्टरबेंस के क्या पैरामीटर होंगे? तो ये तो स्पष्ट है नहीं, राइट ना? तो ये क्या हुआ? एक अपारदर्शी आधार है, इसलिए दुरुपयोग संभव हुआ। पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जो होगी ये संसद से 2 महीने के अंदर पारित कराने का प्रावधान था। कितने का? 2 महीने के अंदर। तो 2 महीने काफी लंबा समय होता है। अब मान लीजिए आज आपने उद्घोषणा करवा दी और 2 महीने तक आप पार्लियामेंट में बिल कोई ना ले जाइए, यानी प्रस्ताव कोई मत ले जाइए, तो 2 महीने का समय बहुत होता है, और उस अवधि में फिर क्या होता है? यूज टू हो जाते हैं, राइट? तो 2 महीने का समय एक लंबा समय होता है, तो यह भी एक वजह थी। ठीक। तीसरी, संसद से साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होने की बात थी। क्या थी? साधारण बहुमत से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग पारित कराना होगा, लेकिन साधारण बहुमत से। यानी साधारण बहुमत का मतलब हुआ उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से। अगर मान लीजिए 100 सदस्य उपस्थित हैं तो 51 ने मतदान कर दिया तो पारित हो गया। अगर 60 हैं तो 31 ने पारित कर दिया, पक्ष में हाँ हो गया तो आपका पारित हो गया, राइट? तो बहुत इजी है ये। चौथी बात क्या थी कि संसदीय अनुमोदन के बाद, संसदीय अनुमोदन के साथ, संसदीय अनुमोदन के बाद, ध्यान से समझिएगा, संसदीय अनुमोदन के बाद यह तब तक प्रभाव में रहती थी, प्रभाव में रहती थी जब तक राष्ट्रपति इसे वापस लेने की उद्घोषणा न कर दें। वापस लेने यानी राष्ट्रपति जब इसे वापस लेने की उद्घोषणा करेंगे तभी यह समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, एक और खास बात थी कि इससे पहले 38वें संवैधानिक संशोधन से, किससे? 38वें संवैधानिक संशोधन से यानी उद्घोषणा को न्यायिक उन्मुक्ति दी गई थी। क्या दी गई थी? न्यायिक उन्मुक्ति। यानी कि अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करते हैं तो उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। यह आपने संशोधन कर दिया था, राइट नाउ। तो भाई न्यायालय का भी ऑप्शन अब खत्म हो गया इसकी वजह से। भाई न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, ठीक। तो एक ये भी वजह हुई आपकी कि न्यायालय में चुनौती देने का ऑप्शन है वो आपने क्लोज कर दिया, राइट। तो ये वजह थी इसकी कि इसका लगाया जाना बहुत आसान था,
इसलिए इसका दुरुपयोग संभव हुआ। और आंतरिक गड़बड़ी का जो आधार है वो भी क्या था आपका? आंतरिक गड़बड़ी का आधार अपारदर्शी आधार है, यानी आप इसकी मनमानी व्याख्या कर सकते हैं, राइट। तो ये वो वजह थी जिनकी वजह से इसका दुरुपयोग संभव हो सका। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई हमने लोकतंत्र, राइट, इतना संघर्ष करके और हमने अपना संविधान बनाया, आजाद हुए, एक लोकतांत्रिक प्रणाली हमने यहां पर स्थापित की, वहां पर हम इस तरह की चीजों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो 1977 में ध्यान दीजिएगा चुनाव हुआ। अच्छा, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने कार्यकाल भी बढ़ाया था, संसद से प्रस्ताव पारित करा करके साधारण बहुमत से, यानी एक वर्ष के लिए 2 बार कार्यकाल बढ़ाया था लोकसभा का, राइट। क्योंकि भाई दिसंबर, आप देखेंगे कि 1971 में चुनाव हुआ था, तो 75 में तो क्या हो गया, यानी लोकसभा का कार्यकाल ही समाप्त हो गया, तो 1 वर्ष और बढ़ा दिया उन्होंने, फिर 1 वर्ष और बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया था कार्यकाल। अब ध्यान से आप समझना कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अब नेशनल इमरजेंसी लगा करके अब संविधान में भी संशोधन किए, और एक बहुत बड़ा संशोधन किया उन्होंने, 42वां संशोधन 1976 आप देख रहे हैं, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये आप देख रहे हैं, पावर को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस दौर में। इससे पहले एक और उन्होंने संशोधन किया, 39वां संशोधन, और 39वां संशोधन करके उन्होंने आर्टिकल 329 का जोड़ दिया, और उसमें यह प्रोविजन कर दिया कि प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति नियुक्त हो गया, तो अगर जब तक वो नियुक्त नहीं हुआ है और उसके केस को आप, यानी उसके चुनाव को आपने कोर्ट में चुनौती दे दी है, तो ठीक है, चुनौती दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो गया तो वो केस वहीं पर निलंबित हो जाएगा, अब उस पर कार्रवाई नहीं होगी। या अभी चुनाव जीत करके आ गया और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो गया, तो अब उसके चुनाव को लेकर के किसी न्यायालय में आप वाद नहीं लाएंगे। और यह बात न केवल प्रधानमंत्री के बारे में कही गई, बल्कि स्पीकर के बारे में भी बोल दी गई कि स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इन दोनों को न्यायिक उन्मुक्ति दे दी गई इनके चुनाव को लेकर के। यानी उन्होंने अपना रास्ता भी सेव कर लिया, किसके माध्यम से? 39 के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि इस समय वो पूरी तरह से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति उनके अंदर थी, यानी संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में खींचने की। आपको पता है 42 में संवैधानिक संशोधन से ही आर्टिकल 74 में धारा 1 के अंदर यह जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य है, राइट, ये प्रोविजन जोड़ा गया था। तो इसमें 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारी बातें हुई थी। अब ध्यान से आप समझिएगा, 1977 में आपके चुनाव हुए और इन चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी की पराजय हुई, बहुत बुरी पराजय हुई, और जनता सरकार का गठन हुआ। और जनता सरकार का गठन होने के साथ ही 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1978। अच्छा, इसके लिए कमीशन भी बिठाया गया था कि भाई जरा बताइए कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, इस जनता सरकार ने कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, राइट, शाह कमीशन, कि भाई इस आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो आपने राष्ट्रीय आपात लगाया था, क्या ये जायज था, क्या वाकई ये ग्राउंड थे? तो आपको पता होना चाहिए कि शाह कमीशन ने यह बता दिया था कि ग्राउंड सही नहीं थे, वो जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने कि नहीं गलत था ये, राइट। तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 किया गया, और ध्यान दीजिएगा इसके माध्यम से अब इसके दुरुपयोग पर रोक लगा दी है। और दुरुपयोग पर कैसे रोक लगाई है, जरा उसको समझिए। समाधान के तौर पर अब यह समाधान है आपका 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। इसमें सबसे पहला काम तो यह किया कि ये जो आंतरिक गड़बड़ी है ना, आंतरिक गड़बड़ी जिसकी वजह से सारे फसाद की जड़ यही थी
कि भाई ये अपारदर्शी आधार है, तो इसको हटा दिया गया और इसके स्थान पर क्या जोड़ा गया, इसको हटा दिया गया और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह, राइट। यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आप आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं, अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर नहीं। आंतरिक गड़बड़ी को डिलीट कर दिया और उसकी जगह क्या ले आए आप? सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेवेलियन। अब ये तो पारदर्शी आधार है, स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। यानी अब कोई सरकार मनमाने तरीके से इसकी उद्घोषणा नहीं कर पाएगी, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब आप राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेंगे तो यह जस्टिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा कि आपने मनमाने तरीके से की है या वाकई सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, राइट। विद्रोह तो सबको दिखाई देता है, राइट। तो यह पारदर्शी आधार है, यह अंत स्थापित कर दिया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी का अकेले का फैसला था राष्ट्रीय आपात को लगाने का, इसलिए 352 में यह जोड़ दिया गया कि मंत्रिमंडल के, किसके? मंत्री परिषद वर्ड यूज नहीं किया है, यहां मंत्रिमंडल शब्द यूज किया है, राइट। कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से, किससे? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही आप आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होना चाहिए, यह बात इसमें जोड़ दी गई। ठीक, तो अब अकेले प्रधानमंत्री फैसला नहीं ले सकते, राइट। अब यह फैसला क्या होगा? सामूहिक होगा, राइट। और मंत्रिमंडल में आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 25-30 मंत्री तो होते ही हैं, राइट नाउ। तो इतने मंत्रियों के बीच में विचार विमर्श होकर के कोई बात जाएगी तो वो क्या होगी? आपकी लोकतांत्रिक होगी। निरंकुश होने का यहां पर अपेक्षाकृत निरंकुश होने की स्थिति नहीं रह जाती है। मंत्रिमंडल में और प्रधानमंत्री में, प्रधानमंत्री अकेले हो गए और मंत्रिमंडल तो 20-25 लोग हो गए उसमें, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये बात यहां पर जोड़ दी गई कि लिखित परामर्श होना चाहिए मंत्रिमंडल का, तभी आप राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तीसरी बात क्या जोड़ी गई इसमें, ध्यान से आप समझिएगा, दुरुपयोग को रोकने के लिए। अब यह दुरुपयोग पर गंभीर अंकुश लग गया है और आप देख रहे हैं कि तब से लेकर के अब तक कभी इसका दुरुपयोग नहीं हुआ और उपयोग ही नहीं हुआ है। दुरुपयोग की बात तो तब होगी, राइट। तीसरी बात क्या है और उपयोग क्यों नहीं हुआ है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तीसरी बात इसमें यह जोड़ी गई कि संसद से 1 महीने के अंदर पारित कराना होगा, यानी 2 महीने नहीं, 1 महीने। चौथी बात क्या बोली गई कि संसद से विशेष बहुमत से, किससे? विशेष बहुमत से पारित कराना होगा, यानी स्पेशल मेजॉरिटी। और ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, पहले वाली वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है आपको। चलिए एक बात और बता देता हूं कि प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य, यानी कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3, ये दोनों शर्त एक साथ पूरी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं विशेष बहुमत की बात हो गई, यानी अब पहले साधारण था, अब क्या हो गया? विशेष बहुमत का प्रावधान जोड़ दिया, यानी विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। पांचवी बात क्या बोली गई कि जो न्यायिक उन्मुक्ति की बात की गई है उसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यानी जो उद्घोषणा को 38वें संवैधानिक संशोधन से न्यायिक उन्मुक्ति दी गई थी उसे समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी कि अब उद्घोषणा को न्यायालय में क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है, यानी न्यायिक पुनरीक्षण होगा उद्घोषणा का। ठीक, इसके अलावा और क्या किया इसमें? तो ये तो लगाने संबंधी प्रावधान है जो कठिन बना दिए आपने कि विशेष बहुमत से और मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श चाहिए,
और फिर आपकी उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मान लीजिए आप इस सब को भी पार कर गए तो आप न्यायालय में चले जाइए। राइट नाउ कोई भी व्यक्ति जा सकता है, सरकार का जाना जरूरी थोड़ी नहीं है ऐसी स्थिति में कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट का क्या किया है, वायलेशन हो रहा है, तो ये तो इमरजेंसी गलत है। राइट, तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है, 226 के तहत। राइट, तो आप देख रहे हैं कि उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यह बात इन्होंने 44 में अमेंडमेंट से समाप्त कर दी, जो 40 यानी 38 से दी गई थी। अब इसमें एक और बात थी, और वो बात क्या थी? प्रभाव को लेकर के। ये तो ये हो गया। अब प्रभाव को लेकर के क्या बात थी? कि प्रभाव को लेकर के ये थी कि भाई 359 के तहत जब आप मूलाधिकारों को निलंबित करोगे तो उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं करोगे। यानी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता, इसको छोड़ करके बाकी को आप निलंबित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे हालात पैदा हुए थे कब, जब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तो लोगों को जीवन दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया, और जब कोर्ट में केस गए तो अटॉर्नी जनरल ने सीधे सीधे बोल दिया, राइट, महान्यायवादी ने, कि हां अगर सरकार ऐसा कर रही है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। राइट, तो ये सारी बातें थी। तो इसको चूंकि आपको पता होना चाहिए, इस समय जो राजनेता थे उन्होंने जेल का स्वाद चखा था, उनकी स्वतंत्रताओं का हनन हुआ था इस दौर में। राइट, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, चलिए आप राष्ट्रीय आपात लगाते भी हैं तो। राइट, और क्या कहा इसमें कि चलिए आप मूलाधिकारों को निलंबित कर देंगे, ठीक है, निलंबित कर दीजिए। जब निलंबित कर देंगे और उसके लिए जब आप कानून बनाएंगे, यानी जो भी आप विधि बनाएंगे इस दौर में, तो जो विधि राष्ट्रीय आपात से निपटने से संबंधित होनी चाहिए, केवल उसी को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। और अगर आपकी ऐसी कोई विधि है जिसका संबंध राष्ट्रीय आपात से निपटने से नहीं है, तो भले ही मूलाधिकार निलंबित है, फिर भी उसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। यह बात भी 44 में अमेंडमेंट से जोड़ दी गई इसमें। तो आप देख रहे हैं 44 में अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत सारे सेफ गार्ड क्या कर दिए गए हैं, इंसर्ट कर दिए गए हैं, ताकि राष्ट्रीय आपात का दुरुपयोग न हो सके। और सबसे बड़ी बात इसमें और क्या कही है, ध्यान से आप समझिएगा, कि इसकी वापसी को लेकर के, राइट, यानी मूल संविधान में क्या था कि राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेंगे। ठीक, ये तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन 44वें संशोधन से लोकसभा को वापसी का अधिकार दे दिया। यह विशेष अधिकार है लोकसभा का, यानी राष्ट्रीय आपात को वापसी का अधिकार लोकसभा को दे दिया गया 44 में अमेंडमेंट से। क्या कहा इसमें कि चलिए अगर राष्ट्रपति वापस नहीं लेते हैं तो कोई नहीं, लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित में एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और 14 दिन की पूर्व सूचना पर, राइट, ये किसको उपलब्ध कराएंगे? अगर लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और अगर लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को। अच्छा, जैसे ही यह प्रस्ताव चाहे लोकसभा अध्यक्ष ने प्राप्त किया है या राष्ट्रपति ने, तो 14 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से, कितने, यानी जैसे ही यह प्रस्ताव जाएगा, क्षमा कीजिएगा, यानी
यानी पूर्व नोटिस का यहां आवश्यकता नहीं है। क्या होगा, 1/10 सदस्य लिखित रूप में किसको प्रस्ताव देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को, और अगर लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को। और जैसे ही यह प्रस्ताव प्राप्त होगा 1/10 सदस्यों का लिखित रूप में, तो 14 दिन के अंदर उस तारीख से लोकसभा की अनिवार्य रूप से बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यानी 14 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में क्या होगा, साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 44वें अमेंडमेंट के माध्यम से राष्ट्रीय आपात को लगाया जाना तो कठिन बना दिया है, क्योंकि विशेष बहुमत का प्रावधान है, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श का प्रावधान है, लेकिन इसकी वापसी को सरल बना दिया गया है, क्योंकि लोकसभा द्वारा, मात्र लोकसभा द्वारा, राज्यसभा में नहीं जाना है, मात्र लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। तो यह है 44वां अमेंडमेंट। एक और खास बात है 44वें अमेंडमेंट से, और वो क्या कही गई है, ध्यान से आप समझिएगा कि 6 महीने के अंतराल से, कितने से, 6 महीने के अंतराल से ही लगाया जा सकता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, पहले यह था कि एक बार उद्घोषणा पारित हो गई संसद से तो जब तक राष्ट्रपति वापस नहीं लेंगे तब तक प्रभाव में रहेगा। लेकिन 44वें संशोधन से क्या प्रावधान कर दिया कि नहीं भाई, संसद से विशेष बहुमत से अनुमोदन हो गया तो 6 महीने के लिए प्रभाव में रहेगी, और 6 महीने खत्म होने से पहले दोबारा संसद से फिर विशेष बहुमत से पारित कराइए तो फिर 6 महीने एक्सटेंड हो जाएगी, फिर वो 6 महीने खत्म होने से पहले फिर विशेष बहुमत से पारित कराइए तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड होगी। यानी संसद से विशेष बहुमत के माध्यम से 6 महीने के अंतराल से आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत कठिन प्रक्रिया है। यानी अब वर्तमान स्थिति यह है कि राष्ट्रीय आपात का लगाया जाना अत्यंत कठिन बना दिया गया है। यानी जब तक राजनीतिक आम सहमति नहीं बनेगी तब तक राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसकी वापसी को बहुत सरल बना दिया गया है। यानी लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसको वापस किया जा सकता है। तो वापसी क्या हो गई आपकी, सरल हो गई। अच्छा, एक और खास बात है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि भाई जो आपने राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की है, इसको दुर्भावना के आधार पर, इसको बाह्य और अप्रासंगिक तथ्यों के आधार पर, बाह्य और अप्रासंगिक तथ्यों के आधार पर, बेतुकी बातों पर आधारित, जानबूझकर गलत व्यवहार के आधार पर आप क्या कर सकते हो, चुनौती दे सकते हो, चुनौती दी जा सकती है। कहां, आपके कोर्ट में। यह बात स्पष्ट कर दी गई। यानी जब आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे
तो ये दुर्भावना के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ये बाह्य बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, यानी जो तथ्य हैं वो बाह्य नहीं होने चाहिए, राइट ना, संविधान सम्मत होने चाहिए, और वो अप्रासंगिक नहीं होने चाहिए, इररिलेवेंट फैक्ट नहीं होना चाहिए, बेतुका नहीं होना चाहिए, और जानबूझ करके गलत करने के उद्देश्य से इसको नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका न्यायिक पुनरीक्षण होगा। तो न्यायिक नियंत्रण भी है इस पर, राइट। लगाया जाना बहुत कठिन बना दिया गया, निरंतरता के लिए भी कठिन बना दिया गया, और वापसी सरल बना दी गई है, ताकि भविष्य में 1975 से लेकर के और 1977 के बीच जो 21 महीने का जो समय था, ऐसा मतलब एक तरह से आप ये मान करके चलिए कि भारतीयों को औपनिवेशिक शासन का कटु अनुभव हुआ था। तो इस तरह की परिस्थितियां अब स्वतंत्र भारत में नहीं पैदा होनी चाहिए, इसलिए ऐसे प्रावधान इसमें इंसर्ट कर दिए गए। तो कुल मिलाकर के 3 बार इसका उपयोग हुआ है, 2 बार उपयोग हुआ था तो उसमें कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था, लेकिन तीसरी बार में दुरुपयोग हुआ था। उस दुरुपयोग के समाधान के रूप में 44 में संवैधानिक संशोधन की बात की गई है और उसमें न्यायिक निर्णय की बात की गई है। ये आपको समझ में आया होगा। तो ये चीजें हैं हमारी किसको लेकर के, राष्ट्रीय आपात की विषय वस्तु को लेकर के। तो ध्यान से आप समझिएगा। आशा करता हूं कि यहां तक जो हमारी यात्रा थी राष्ट्रीय आपात को लेकर के वो पूरी होती है 2 वीडियोस में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि राष्ट्रीय आपात लगाने के आधार क्या हैं, संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया क्या है और उसके प्रभाव क्या हैं। इस वाले वीडियो में आपको यह बताया गया है कि राष्ट्रीय आपात का दुरुपयोग कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे संभव हुआ, और समाधान के रूप में भविष्य में दुरुपयोग ना हो इसके लिए क्या किया गया। तो 44वां संवैधानिक संशोधन और न्यायिक निर्णय, और सबसे बड़ी बात वापसी, यानी वापसी वाले प्रोविजन पर पहले वाले वीडियो में हमने बात नहीं की थी जानबूझ करके, क्योंकि वो यहां पर बात करनी थी हमें वापसी की, राइट नाउ, क्योंकि ये एक समाधान है कि लोकसभा को आपने अधिकृत कर दिया कि वो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को क्या कर सकती है, वापस कर सकती है, राइट नाउ, समाप्त कर सकती है। तो ये थी वस्तु स्थिति। आशा करता हूं कि आपको ये विवेचन और विश्लेषण के माध्यम से ये अवधारणाएं आपको क्लियर हुई होंगी, और आपको कभी भी कोई भी असुविधा होती है आप हमारे पास नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं, आप फोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का और आपकी असुविधाओं का निराकरण किया जाएगा। आज यहीं पर आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और जय हिंद।